नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार अभिनव आज आपसे मुखातिब हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020 के नए सिलेबस के अनुसार प्रश्न पत्र द्वितीय के खंड अ पार्ट ए के अंतर्गत यूनिट 4 इकाई 4 में भारतीय राजनीतिक विचारक और उस इकाई के अंतर्गत सबसे पहला भारतीय राजनीतिक विचारक आपके लिए कौटिल्य हैं। यह कौटिल्य भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आपको पढ़ा जाना है। यह इकाई 4 का भाग है जो प्रश्न पत्र द्वितीय के खंड अ के अंतर्गत समाहित है। किंतु कौटिल्य के विषय में हम अध्ययन शुरू करें इससे पूर्व इस प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत इस इकाई अर्थात इकाई 4 के अंतर्गत प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी उस पर भी हम पहले ध्यान दे दें, ताकि कौटिल्य को समझते हुए, कौटिल्य का अध्ययन करते हुए, कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को वर्णित करते हुए हम यह आश्वस्त हो जाएं कि वर्णित तथ्यों में कौन से तथ्य इस इकाई 4 के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहे। तो आइए हम पहले यह देखें कि इस इकाई 4 के अंतर्गत प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी। प्रश्नों की 3 प्रकृति है। पहली प्रकृति है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिनकी संख्या 3 होगी और ये प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के होंगे, अर्थात कुल 9 अंक अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की प्रकृति से संबद्ध होंगे। दूसरी प्रकृति लघु उत्तरीय प्रश्नों की होगी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जो आपको 50 शब्दों में या 5 से 6 वाक्यों में लिखा जाना है, जवाब दिया जाना है और इनकी संख्या 2 होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों के होंगे, अर्थात 10 अंकों के प्रश्न इस प्रकृति से पूछे जाएंगे। और तीसरी प्रकृति दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की होगी, जिन्हें आप निबंधात्मक प्रश्नों की श्रेणी में भी रख सकते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, और इनकी संख्या 1 होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 11 अंकों के होंगे, अर्थात इनका भारांक 11 अंकों का होगा। जब हम 11 अंक, 10 अंक और 9 अंक को जोड़ देते हैं तो यह कुल 30 अंकों से संबंधित होगा, अर्थात इकाई 4 आपके 30 अंकों का भारांक रखेगा। इन 3 प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर ही आप अध्ययन प्रक्रिया को जारी रखने की कोशिश कीजिए, ताकि परीक्षा उपयोगी अध्ययन आपका संभव हो सके। आइए अब हम कौटिल्य की तरफ जाते हैं। कौटिल्य भारतीय राजनीतिक विचारकों में प्रमुख थे। अगर प्राचीन भारत की तरफ जाएं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक संदर्भों को देखा जाए तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई उनकी कृति है, उन कृति के अंतर्गत विशाख दत्त ने चाणक्य की विवेचना कहीं कहीं पर कौटिल्य और विष्णुगुप्त के रूप में भी की है। अर्थात अगर उनकी कृति को आधार माना जाए तो कौटिल्य ही 2 अन्य नामों क्रमशः चाणक्य और विष्णुगुप्त नामों से भी प्रसिद्ध हैं। अर्थात कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति हैं। यह प्रश्न संभवतः अति लघुत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में शामिल किए जा सकते हैं।
अब हम कौटिल्य की तरफ अगर देखते हैं तो कौटिल्य के संदर्भ में एक तथ्य कुटिलमतिः इति कौटिल्य, अर्थात जिसकी बुद्धि कुटिल है वही कौटिल्य है। अब अगर हम इस वर्ड पर, इस शब्द पर ध्यान दें, जिसकी बुद्धि कुटिल है वही कौटिल्य है। कुटिलता नकारात्मक अर्थों में समझी जा रही है, किंतु यहाँ कुटिलता को राज्य के संदर्भ में देखना, समझा जाना बेहतर है। कौटिल्य वैसे राजनीतिक भारतीय विचारक थे जब संचार और परिवहन के साधन विकसित नहीं थे और भारतीय भूमि विभिन्न छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों में विभाजित थी और सभी आपस में संघर्षरत थे। ऐसी विकट स्थिति में जब छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से संघर्षशील हैं, ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने एक बृहत साम्राज्य के स्थापना की, एक बृहत साम्राज्य के निर्माण की, उत्पत्ति की संकल्पना विकसित की और इसी संकल्पना के आधार पर उन्होंने यह जो स्थितियां थी उनको बाध्य किया कि वह इन 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। राज्य का शिल्प, राज्य की रक्षा और राज्य का विस्तार। यह राज्य के शिल्प अर्थात राज्य की उत्पत्ति कैसे हो, राज्य की रक्षा कैसे की जाए और राज्य का विस्तार कैसे किया जाए, इन 3 तथ्यों को ही मिलाकर कौटिल्य की राजनीतिक विचारधारा वर्णित की जा सकती है। अगर राज्य के शिल्प को देखा जाए, इसके आधार माना जाए, तो राज्य के शिल्प की नींव कौटिल्य ने भौगोलिक व आर्थिक इन 2 संदर्भों में देखी है। अगर इस भौगोलिक संदर्भ को देखा जाए तो कौटिल्य के 2 अलग अलग आधार राज्य की उत्पत्ति के लिए क्रमशः मंडल का सिद्धांत और राज्य का सप्तांग सिद्धांत। इसी राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की रक्षा और राज्य के विस्तार शामिल हैं। यह आवश्यक है कि जब किसी राज्य का विस्तार किया जाना है, एक बृहत साम्राज्य की संकल्पना को कौटिल्य ने आधार बनाया था, तो जब राज्य का विस्तार अपार किया जाना है तो ऐसी स्थिति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, जो 7 अंग थे, राज्य की उत्पत्ति के लिए 7 अंग थे, उन्हीं 7 अंगों के सहारे कौटिल्य ने राज्य की रक्षा और राज्य के विस्तार की संकल्पना को भी विकसित कर लिया। उसी की सहायता से इनको इस संकल्पना को आधार बिंदु दिए। मंडल का सिद्धांत, यह आवश्यक है, कौटिल्य का यह मानना था कि यह आवश्यक है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य के अंतर्गत राजा यह समझे कि राज्य की रक्षा कैसे की जा सकती है और राज्य का विस्तार कैसे किया जा सकता है। इसके लिए रक्षा और वैदेशिक संबंध, ये 2 महत्वपूर्ण अंग थे, महत्वपूर्ण भाग थे, महत्वपूर्ण विषय थे, जिनकी संरचना आवश्यक थी, जिनको महत्वपूर्ण तरीके से राज्य के राजा को जानकारी रखने को महत्वपूर्ण माना है। इस मंडल के सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य मानते हैं कि यह आवश्यक है कि राज्य यह समझे कि कौन सा राज्य उसका मित्र है और कौन सा शत्रु है, ताकि मित्रों की सहायता से वह शत्रु राज्यों पर हमला करे, आक्रमण करे और उसे अपने पास मिला ले, तभी राज्यों का विस्तार संभव होगा।
तभी राज्यों की रक्षा संभव होगी। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर, जहाँ परीक्षा के लिए उपयोगी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते हैं कौटिल्य के अंतर्गत, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ देखें और उसके आधार पर बिंदुवार हम एक एक टॉपिक को, सब टॉपिक को पढ़ते हुए आगे चलें। अगर परीक्षा उपयोगी देखा जाए तो मुख्य बिंदुओं को हम इस शीर्षक के अंतर्गत रख सकते हैं: कौटिल्य के मुख्य राजनीतिक बिंदु। ये जो मुख्य राजनीतिक बिंदु हैं, यही आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। सबसे पहले इस बिंदु के अंतर्गत एक सब हेडिंग, एक सब टॉपिक, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। इसकी विषय वस्तु क्या थी? यह कितने अध्यायों में, कितने अधिकरणों में, कितने श्लोकों में, कितने विषयों में विभाजित था? इसकी विषय वस्तु अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से राजनीतिक थी, किंतु यह राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित नहीं थी, बल्कि यह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, राज्य शिल्प अर्थात राज्य की संरचना कैसे हो, राज्य का स्वरूप कैसा हो, राज्य के अंतर्गत राजा के जो कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों की पूर्ति अर्थात प्रजा की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए राजा किस प्रकार की प्रशासनिक संरचना का निर्माण करे, किस प्रकार से मंत्री परिषद का गठन करे, मंत्रियों से किस प्रकार से विभिन्न परामर्शों को स्वीकार करे, इन सब बातों का जिक्र अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से संदर्भित है। और यह विषय वस्तु अर्थशास्त्र में अन्य पुरुष में लिखी गई है। दूसरे के अंतर्गत अगर हम देखें तो दंड नीति। यह दंड नीति उद्देश्यों के संदर्भ में देखेंगे। तीसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है राज्य की उत्पत्ति। स्पष्ट है, राज्य की उत्पत्ति को हम विभिन्न संदर्भों में देखेंगे। राज्य की उत्पत्ति अर्थात राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या रहा। दूसरा, राज्य की संरचना क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य के अंतर्गत मंत्री परिषद, इन्हीं के अंतर्गत कूटनीति, राजदूतों के प्रकार, वैदेशिक नीति, इन सभी संदर्भ बिंदुओं को हम राज्य की उत्पत्ति के अंतर्गत ही देखेंगे। अगर चौथे बिंदु के रूप में रखें तो चूंकि राज्य की उत्पत्ति राजा के अंतर्गत हो रही है और कौटिल्य ने यहाँ धर्म को तो महत्ता दी है, लेकिन अर्थ को अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्रदान किया है। और अर्थ को महत्ता प्रदान करते हुए राजा को धर्म के साथ जोड़ते हुए राजा को प्रजा के प्रति धार्मिक कर्तव्यों से बांध दिया है। अर्थात राजा यहाँ सर्वोपरि तो है, किंतु सर्वोपरि होते हुए भी वह धार्मिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। अतः राजा का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु कोई व्यवस्था करे, इसके साथ साथ जो और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वह होंगे मंत्री परिषद की क्या भूमिका होगी।
राजा की शक्तियाँ क्या होंगी? क्या राजा को सर्वोपरि बनाकर कौटिल्य ने राजा को असीमित शक्तियाँ प्रदान कर दी? चलिए अब हम कौटिल्य के मुख्य राजनीतिक बिंदु के अंतर्गत प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, इसकी तरफ आते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को अगर देखा जाए तो यहाँ से परीक्षा उपयोगी संदर्भों में हम देखेंगे कि यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बनने की संभावना बहुत अधिक है, जो कुछ फैक्चुअल्स प्रकार के भी हो सकते हैं और साथ ही एक लघु उत्तरीय प्रश्न के बनने की संभावना है जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय क्षेत्र से संबंधित होंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न को अगर देखा जाए इनके संदर्भ में तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या विषय क्षेत्र कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है? राजनीतिक है। राजनीतिक है अर्थात वह राजनीति शास्त्र से संबंधित है, किंतु राजनीति शास्त्र से संबंधित या राजनीतिक संदर्भ होने के बावजूद वह किसी राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचना नहीं करता है, जैसा कि वर्तमान पॉलिटिकल साइंस करता है। वह इस प्रकार की विवेचना नहीं करता है, बल्कि यह राजनीतिक संदर्भ है, विषय वस्तु तो है। यह अर्थशास्त्र अगर राज्य के स्वरूप की संकल्पना जब करता है तो राज्य के स्वरूप की संकल्पना को वह राजा के संदर्भ में करता है, अर्थात राज्य का स्वरूप कैसा होगा? राज्य का स्वरूप राजतंत्र होगा, मोनार्की होगा। इसी राजतंत्र के अंतर्गत राजा शीर्ष पर होगा और यह राजा शीर्ष पर अगर हम राज्य की प्रकृति, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में पिछली बातों को ध्यान करें तो कौटिल्य द्वारा दिए गए राज्य के सप्तांक सिद्धांत में अर्थात राज्य 7 तत्वों 7 अंगों से मिलकर बनता है और इन